गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 में जो चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार लवण में हम लोगों ने अम्लों के सामान्य गुण और क्षारों के सामान्य गुण तक पिछली क्लास में पढ़ा था। आज क्या है, अम्ल क्षार की प्रबलता। अम्ल क्षार की प्रबलता का मतलब कि अम्ल कितने प्रबल होते हैं और क्षार कितने प्रबल होते हैं ये जानेंगे। तो आज की क्लास में अम्ल क्षार की प्रबलता में जो अम्ल क्षार की प्रबलता होती है, तो अम्ल क्षार कई प्रकार के होते हैं, पहले तो ये डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं अम्ल क्षार की प्रबलता में कि अम्ल की प्रबलता कितने प्रकार की होती है और क्षार की प्रबलता कितने प्रकार की होती है। तो अम्ल की प्रबलता और क्षार की प्रबलता दोनों दो प्रकार की होती हैं। एक प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। एक ऐसा होता है प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। इसी तरह क्षार में आते हैं तो एक प्रबल क्षार होता है, दूसरा दुर्बल क्षार। मतलब एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। तीसरा क्षार में आते हैं तो प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार। तो एक अम्ल में अम्ल के भी दो पार्ट, क्षार के भी दो पार्ट। अम्ल में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, क्षार में दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। दो प्रकार के क्षार होते हैं, दो प्रकार के अम्ल होते हैं। अब इनके अंदर क्या है ये देखते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं या पूर्णतः जलीय विलयन में टूटकर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो वही है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन या OH3O+ आयन देते हैं। मतलब जो जलीय विलयन में घुलकर अत्यधिक मात्रा में पूर्णतः आयनित होकर H+ और H3O+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनका उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल समझ में आया, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर या आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, और भी हैं इसके उदाहरण। इसी तरह अगला है दुर्बल अम्ल में। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, मतलब पूर्णतः आयनित पूरी तरह से आयनों के रूप में विभक्त नहीं हो पाते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। तो जो दोनों में एक डिफरेंस ये हुआ, जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा वो प्रबल कहलाएगा, जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होगा, आंशिक रूप से आयनीकृत होगा, वो दुर्बल कहलाएगा। मतलब दुर्बल की परिभाषा ये हुई कि जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं हुआ वो दुर्बल अम्ल में आ जाएगा, और जो अम्ल पूर्णतः आयनों में विभक्त हो गया, जिसने H+ की संख्या ज़्यादा दी वो प्रबल अम्ल है, जिसने H+ की संख्या कम दी वो दुर्बल अम्ल है। तो H+ ज़्यादा देने वाले प्रबल अम्ल कहलाएंगे, H+ कम देने वाले दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब आते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में। अब क्षार में है जो क्षारक जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत, यही कंडीशन क्षार में भी है। जो क्षारक जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होकर या आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में OH- देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो पूर्णतः आयनीकृत होकर OH- देते हैं अत्यधिक मात्रा में, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करते हैं? पूर्णतः आयनित होकर OH- देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। अब दुर्बल क्षार में आते हैं। दुर्बल क्षार, जो क्षार जलीय विलयन में कम मात्रा में आयनित होते हैं, जो आंशिक रूप से या कम मात्रा में, दुर्बल में क्या होता है? जो कम मात्रा में या आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, जो कम मात्रा में टूटते हैं या आंशिक रूप से टूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल। जो OH- की संख्या कम मात्रा में देते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं।
उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल के प्रकार के दो, एक प्रबल अम्ल दूसरा दुर्बल अम्ल। क्षार के प्रकार के, पहला प्रबल क्षार दूसरा दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं, अत्यधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है? जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। प्रबल क्षार में क्या है? जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में OH- देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार में यही कंडीशन है, जो क्षारक जलीय विलयन में कम मात्रा में आयनीकृत होते हैं, आयनित होते हैं या आयनीकृत होते हैं तथा OH- कम मात्रा में देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं pH पैमाना। pH पैमाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? pH पैमाना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक था सूचक। सूचक का काम होता है इंडिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंडिकेटर। तो उसका काम होता है संकेत। सूचक में संकेत देना। तो सूचक में हमें संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे कौन सा अम्ल कितना अम्लीय है और कौन सी क्षार कितना क्षारीय है। तो ये जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? pH पैमाने की। pH पैमाने की आवश्यकता पड़ी। तो pH पैमाने की जब आवश्यकता पड़ी तो pH पैमाना जो होता है वो एक स्केल होता है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, जो 0 से, जो 1 से 7 और 7 से 14 तक जाता है। 7 से 14 तक जाता है। 7 से 1 की तरफ जब आएंगे तो ये अम्लीय होगा, और 7 से 14 की ओर आएंगे तो क्षारीय होगा, और 7 क्या होगा? उदासीन होगा। तो ये जब पूरा pH स्केल बना कर दिखाएंगे तब समझ में आएगा। अभी pH की परिभाषा बता देते हैं। सिर्फ pH की परिभाषा है, किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित, किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक होता है। किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक होता है। लघुगणक का आधार 10 होता है। लघुगणक का आधार कितना होगा? लघुगणक का आधार 10 होता है। pH का फार्मूला होता है pH बराबर -log10 बेस 10 और H+ आयन की संख्या। तो ये है pH। अब जब अगला टॉपिक, जब pH स्केल पढ़ाया जाएगा पूरा, pH पैमाना क्या है, कहाँ से अम्लीय है, कहाँ से क्षारीय है, भी नॉर्मल सा हम बता देते हैं कि 1 से लेकर 7 तक तो अम्लीय होता है, 7 से 14 तक क्षारीय होता है, और जो 7 नंबर होता है वो उदासीन में आता है। तो ये है pH स्केल का, ये pH की परिभाषा है। अभी pH स्केल जब पूरा पढ़ाया जाएगा तब इसका यूज़ और कैसे वर्क करता है ये बताया जाएगा। ठीक है।